नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, वहाँ का जो मौसम है और जो वहाँ के जलवायु प्रदेश हैं, उनसे जुड़ी भी जो भी अहम बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सब पर डिटेल से आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब बात करेंगे, चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो थोड़ा थोड़ा हम बेसिक जानकारी ले लेंगे, जैसे मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, जलवायु प्रदेश किसे कहते हैं। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा हम बेसिक स्तर पे बात करें कि जैसे जो वेदर होता है, जो मौसम होता है, वो किसी सीमित छोटे क्षेत्र के लिए होता है और कम समय के लिए होता है। तो दो बातें हैं कि किसी भी लिमिटेड छोटे क्षेत्र वाले स्थान के संदर्भ में जब कम समय अवधि के लिए वहाँ के जो तापमान है, जो आर्द्रता है, वर्षा है, बादल है, जो पवन है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? हम वेदर बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। जबकि वहीं जलवायु का तात्पर्य क्या हो जाता है कि किसी भी एक बड़े क्षेत्र के संदर्भ में वहाँ जो दीर्घकालिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, यानी उस दीर्घकालिक स्तर पे जो मौसम है, मौसम को ही क्या बोल देंगे? वहाँ जलवायु करेंगे। यानी कि ये सारे फैक्टर होंगे यहाँ जलवायु में, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा समय लिया जा रहा है, लंबा समय लिया जा रहा है, औसतन स्तर पर देखें तो 30 वर्ष ले लिया जाता है। तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, यानी कि किसी भी बड़े क्षेत्र के स्तर पे दीर्घकालिक समय यानी लंबे समय में वहाँ के मौसम में होने वाले परिवर्तन को क्या हम बोल देते हैं? जलवायु कह देते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो क्या है? वो है जलवायु प्रदेश, यानी कि जो क्लाइमेटिक रीजन होते हैं उनकी आज बात करने वाले हैं कि क्लाइमेटिक रीजन एमपी का कैसा है, और उसके संदर्भ में अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा देखेंगे कि जलवायु प्रदेश होता क्या है, बेसिक तौर पे इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि पृथ्वी है, पृथ्वी की ही हम बात करें, पृथ्वी के सतह की बात करें, तो पृथ्वी की सतह के वे क्षेत्र जहां जलवायु की जो विशेषताएं होती है वो एक समान होती है। तो किसी एक क्षेत्र में एक समान जो जलवायुगत विशेषताएं होंगी तो वो बोलेंगे कि इस तरह की जलवायु यहाँ पर है। और ठीक उसके बाद अगल बगल जो जलवायुगत विशेषताएं होंगी वो बदल जाएंगी, और उस आधार पर क्या किया जाता है कि अलग अलग जो जलवायु प्रदेश हैं उनका निर्धारण किया जाता है। इन क्षेत्रों को तापमान और जो वर्षा है, ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मान लिया कि एक कोई बड़ा ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षा है, उसकी मात्रा क्या है? ये मान लिया कि एक बड़ा क्षेत्र ए है और इससे सटा हुआ दूसरा जो क्षेत्र है ये बी है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टी था और यहाँ पर T1 है। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है, जो वर्षा है, वो मान लिया कि 1 कर दिया तो यहाँ पर 2 हुआ। तो दोनों के स्तर पे देखें तो एक बड़ा जो कारक है तापमान और वर्षा है, इनका इस्तेमाल करते हुए जो जलवायु प्रदेश हैं उनमें जो डिफरेंस है वो किया जाता है। और इसके संदर्भ में देखें तो दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण जलवायु वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया, जिसमें कोपेन है, थानट्वेट है, या इस तरह के अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनके वर्गीकरण वैश्विक स्तर पे जलवायु प्रदेशों के संदर्भ में देखने को मिलता है। वो भारत के भी संदर्भ में होता है और उसमें एमपी भी आ जाता है। कोपेन का जो वर्गीकरण है, ये जो कोपेन जो जलवायु वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और ये विश्व और भारत की जलवायु को समझने के लिए सबसे बेहतर आधार माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जलवायु प्रदेश को समझने का एक टूल माना जाता है। और इस तरह के जो भी जलवायु प्रदेश हैं, अगर बात करेंगे कि इन जलवायु प्रदेशों का आखिर महत्व क्या होता है, तो देखिए, जलवायु प्रदेशों को समझना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्या करती हैं कि जो कृषि है या इस तरह के जो भी आर्थिक जो विकास हैं, आर्थिक जो संसाधन हैं, उनके योजना बनाने में ये क्या करते हैं? अहम मदद करते हैं। तो देखिए, सबसे अहम बात यही हो जाती है कि आखिर जो जलवायु प्रदेश हैं इनका जो हम अध्ययन करें, आखिर वो क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि एमपी के संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो जो जलवायु प्रदेश है इनका जो अध्ययन है वो इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी जलवायु प्रदेश की जो कृषिगत विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं, वहाँ पर जो संसाधन है उनके बारे में हम देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आर्थिक विकास की क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि
एक ज्ञान जो है, एक जो प्लानिंग है वो बना सकते हैं। तो देखिए, इन सभी सेक्टर के संदर्भ में जो एक नीति है, वो नीति एक पॉलिसी बनाने में क्या करता है कि जलवायु प्रदेश हमारी मदद करता है। और इसी कारण से क्या है कि हम जलवायु प्रदेश का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आज हम मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश हैं वो आपके सामने दिए गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो अलग अलग कह सकते हैं कि जो जलवायु प्रदेश को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से जैसा कि हमने बताया कि वर्षा और तापमान होता है, लेकिन वर्षा और तापमान और उसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो भी क्या करते हैं कि तापमान और वर्षा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग, पहले हमने जो वर्गीकरण है कि मध्य प्रदेश को अलग अलग प्राकृतिक स्तर पे किन क्षेत्रों में हम विभाजित करते हैं उसको हमने देख लिया था। अब चूंकि हम देखेंगे कि यहाँ के जो भी महत्वपूर्ण जो जलवायु प्रदेश हैं, जैसे उत्तर के जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो महाद्वीपीय जलवायु आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर गर्मी जो होता है यानी जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर क्या होगा वो अधिक होगा। और यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है तो ये महाद्वीपीय जो जलवायु है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो कंटिनेंटल क्लाइमेट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो गर्मी है वो अधिक देखने को मिलती है और सर्दी भी उसी हिसाब से आप देखेंगे कि विंटर जो होता है वो भी क्या होता है वो काफ़ी सर्द होती है। तो ये यहाँ की विशेषता होगी। ऐसे ही एमपी के मालवा पठारी वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर जो जलवायु है वो सम जलवायु है, यानी कि बीच वाली जलवायु है। न तो बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, न तो यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये विशेषता जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण बढ़ रहे हैं तो आपको देखने को मिलता है। और इसके दक्षिण में बढ़ेंगे तो यहाँ पर नर्मदा जो घाटी क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो गर्मी जो है अपेक्षाकृत अधिक आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो ठंड है वो बहुत ठंड ना या बहुत कम ठंड ना बल्कि एक सामान्य जो ठंड है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये मेजर जो डिफरेंस आप एक तरह से उत्तर से दक्षिण जब एमपी के क्षेत्र में आप बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है। और पूरब की तरफ आप जब विंध्य पहाड़ी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ भी जो जलवायु है वो क्या है वो समान जलवायु है। यहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है न तो अधिक ठंड पड़ती है। तो बेसिक तौर पे एक जो जलवायु है जो मौसम है उसका हमने अध्ययन किया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे कारक हैं जो क्या करते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसको प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक हैं तो देखिए, जो पूरा एमपी है पहले ये मैप पे आप जानते हैं कि ये चारों तरफ से क्या है कि भूमि से घिरा हुआ है। इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, इधर आप देखेंगे महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर यूपी है। तो चारों तरफ से क्या है कि जो मध्य प्रदेश है ये भू आवेष्टित है, ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से स्थलीय भूमि से घिरा हुआ है। तो चारों ओर आप देखेंगे कि भूमि होने से इसका जो ताप है, तापमान जो होता है वो एक तरह से आप देखेंगे कि ताप का जो अंतर है वो अधिक देखने को मिलता है और गर्मी बहुत अधिक होती है और ठंड आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत बहुत अधिक ठंड देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि उत्तर से हम जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़े तो वो थोड़ा सामान्य होते गया। दूसरी बात क्या है कि जो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये क्या होती है, ये एमपी से गुजरती है। तो ये एक बड़ा जो फैक्टर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे आप देखिए अगर आपको थोड़ा सा भूगोल में अक्षांश का ज्ञान हो तो आप देखिए ये इक्वेटर है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जो अक्षांश है वो बढ़ते हुए दिखेंगे और यहाँ तक जब पोल तक जाएंगे तो ये 90 डिग्री तक जाएगा, ठीक रिवर्स वर्सा ऐसे इधर आप आएंगे तो 90 डिग्री साउथ है। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये जैसे ये होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं अगर आप देखेंगे जो सन रेज आती हैं उनका जो आपतन कोण है जैसे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तरह से एकदम से परपेंडिकुलर पड़ेंगे। और ये आप जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर पढ़ने की जो बात होती है ये डिसाइड क्या करती है, जो सोलर रेज हैं उनके पढ़ने की बात है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो अधिक होता है, क्योंकि यहाँ जो आपतित किरणें हैं सूर्य की वो सीधी पड़ती हैं। तो इस कारण से देखेंगे तो कर्क रेखा के एकदम से गुजरते होने के कारण क्या है कि यहाँ पर जो तापमान है अपेक्षाकृत क्या होता है एमपी का अधिक होता है।
क्योंकि सागरी क्षेत्र से ये लगा हुआ नहीं है और इस कारण से यहाँ पर जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है, वो अधिक देखने को मिलता है और यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, वो क्या होती है, वो काफ़ी कम होती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पर्वतों की जो स्थिति है, पर्वतों और पठारों की जो पूरा अवस्थिति है, वो एमपी में हमें देखने को मिलती है। तो विंध्याचल, सतपुड़ा, इनकी जो मौजूदगी है, इस कारण से यहाँ पर न केवल तापमान प्रभावित होता है, बल्कि जो वर्षा है, वर्षा में एक विविधता भी देखने को मिलती है। कहीं पर वर्षा अधिक होती है, कहीं पर वर्षा कम होती है। भूमध्य रेखा से जो दूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और इसीलिए यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हमने देख लिया बेसिक तौर पे कि जो एमपी है, वहाँ पर कौन कौन से कारक हैं जो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण यहाँ पर वर्गीकरण है, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया है, कैसे जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया एमपी को, कैसे जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया, थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण जलवायु वैज्ञानिक है AR सुब्रमण्यम और इनके सहायक है T श्रीमन नारायण। 1991 में देखें तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, इसका विभाजन किया था और मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, इसे मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 3 भागों में विभाजित किया था। अब देख लीजिए यहाँ पर इनका जो वर्गीकरण है, उसको हम देखेंगे। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये इन्होंने अपने ज्ञान, अपने रिसर्च और जो प्राप्त जानकारियां हैं, उनके आधार पर ये वर्गीकरण क्या किया, प्रस्तुत किया। अब इसी की हम चर्चा करें तो अर्ध शुष्क यानी सेमी जो एरिड रीजन होता है, स्टेपी के संदर्भ में मंदसौर, नीमच, चंबल, ये जो घाटी क्षेत्र है, इसे इन्होंने अर्ध शुष्क क्षेत्र कहा। यानी जो गर्मी की बात कही जा रही है कि गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु राज्य का जो मध्य भाग है, पश्चिम से पूर्व वाला, वो इसी क्षेत्र में आता है। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र और शुष्क जो क्षेत्र है, वो सीमित जो दक्षिण भाग वाला क्षेत्र है, उस रूप में इन्होंने विभाजित किया। तो 3 रूपों में इन्होंने खास तौर पे देखें, पहला जो इन्होंने बोला कि अर्ध शुष्क वाला जो एमपी का क्षेत्र है, दूसरा गर्म शीतोष्ण और वर्षा जलवायु वाला क्षेत्र है और तीसरा इन्होंने बोला कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र और शुष्क जो क्षेत्र है। तो पूरे एमपी को इन्होंने 3 क्षेत्रों में बांट दिया और इसको इन्होंने डिफाइन किया कि ठीक है, एमपी जो है ये मुख्य रूप से क्या है, 3 क्षेत्रों में इसका विभाजन है, वो इन्होंने दिया। इसके अलावा देखें तो अगले जो जलवायु वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने भी क्या किया कि इसके संदर्भ में अपना जो वर्गीकरण है वो दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर थानट्वेट, इन्होंने ये स्पष्ट किया कि आखिर अगर हम इनके जलवायु वर्गीकरण के तहत देखें तो यहाँ पर सब ह्यूमिड जो क्लाइमेट है, ड्राई जो सब ह्यूमिड जो क्लाइमेट है और जो सेमी एरिड क्लाइमेट है, इन 3 रूपों में एमपी के पूरे जो जलवायु है उसको बांटा जा सकता है। और जो सबसे फेमस जलवायु जो वर्गीकरण है, वो कोपेन का है। कोपेन के अगर जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने उष्ण जो भूमध्य सागरी यानी कि आर्द्र जो उष्ण भूमध्य सागरी जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है, उस रूप में एमपी के क्षेत्र को यहाँ पर विभाजित किया, जिसमें जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी, रीवा, इन क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया, यहाँ पर रखा। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय जो सवाना है, ट्रॉपिकल जो सवाना है, उसको इन्होंने उस रूप में विभाजित किया जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, रतलाम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और तीसरा इन्होंने हॉट सेमी जो एरिड है, उस क्षेत्र में विभाजित किया, यानी कि बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, ऐसे जो क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आते हैं। थोड़ा सा मैप पे हम देखेंगे तो देखिए मध्य प्रदेश के जो भी जलवायु क्षेत्र हैं, जिन पर हमने पहले ही बात किया था कि आखिर उत्तर का जो मैदान वाला क्षेत्र है, मालवा का जो पठारी क्षेत्र है, इधर विंध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, इधर नर्मदा घाटी क्षेत्र है और सबसे दक्षिण वाला जो भाग है, तो इनके रूप में पहले ही हमने देख लिया। अब इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो इनके क्षेत्र में हम बात करेंगे कि आखिर जो मध्य प्रदेश है, इसका जो जलवायु क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। तो बेसिक तौर पे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र, जैसे आप ऐसे ही देखेंगे तो एक क्षेत्र ये हो गया, दूसरा क्षेत्र क्या हो गया, एक ये हो गया, तीसरा क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया, चौथा क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया, और सबसे दक्षिण वाला क्षेत्र। तो 5 जलवायु क्षेत्र तो आपको देखने को मिल रहे हैं ना। तो कभी कभी इसी रूप में ये विभाजन कर लिया जाता है, जैसे
पहला जो हो जाता है कि उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है ये पूरी तरह से विषम महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर गर्मी अधिक होती है और अधिक सर्दी भी देखने को मिलती है। और इधर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे हम बात करें वो शिवपुरी हो, ग्वालियर हो, भिंड हो, मुरैना हो, गुना हो, ये सब क्या है इसी क्षेत्र में आते हैं। तो एक तो जलवायु क्षेत्र ये वाला हो गया, जिसमें ये आपको जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जो मुरैना है, भिंड है, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे पता होना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे कि बीच वाला जो मालवा का जो पठार है, ये क्या है, सम जलवायु वाला, और न अधिक यहाँ गर्मी है न अधिक ठंड है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें जो इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, सीहोर है। और ये अगर आप देखेंगे ना, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये एमपी का सर्वाधिक आप कह सकते हैं कि विकसित क्षेत्र है। ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। क्यों विकसित है? तो यहाँ की जो जलवायु है वो सम जलवायु है, न तो बहुत अधिक गर्म है न बहुत अधिक ठंड है। विंध्यन और वाला जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भी जो जलवायु है वो सम है, और पंचमढ़ी, अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। और बीच वाला ये देखिए, अगर मालवा के पठार के दक्षिण में जाएंगे तो ये जो घाटी क्षेत्र है ये कर्क रेखा के समीप है। ये अगर आप देखेंगे, और कर्क रेखा के समीप होने के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो अधिक पाया जाता है और सामान्य ठंडी होती है। जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंह, ये सारे क्या है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये बेसिक तौर पे जो जानकारी है वो हमने ले ली। अब हम बात कर लेंगे कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर जो वर्षा होती है, तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा है उसके वितरण को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से यहाँ पर होती है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर भारत की हम बात करें तो इधर और इधर ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, ये बे ऑफ बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका एमपी है। तो यही बात हो रही है कि इसी का हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि वर्षा दक्षिण पूर्व के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि जो उत्तर पश्चिम दोनों तरफ से होती है। हाँ, अपेक्षाकृत देखेंगे तो वर्षा में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। औसतन अगर हम बात करेंगे तो जो एमपी में वर्षा होती है वो अगर आप जानना चाहें तो औसतन जो वर्षा होती है, ये अलग बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसमें अंतर है, लेकिन औसत स्तर पे क्या है कि एमपी में जो वर्षा अभी तक मापा गया है वो 112 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है। अधिकतम वर्षा वाले जो जिले हैं वो बालाघाट वाला क्षेत्र है, मंडला या छिंदवाड़ा वाला क्षेत्र है। और सबसे कम यहाँ पर एक कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे जो कम वर्षा है वो एमपी के किस जिले में दर्ज की गई है? तो भिंड वाला जो क्षेत्र है जहाँ सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। दूसरी बात करें कि जो समताप रेखा है वो 21 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान देखने को मिलता है। सम वर्षा जो रेखा है वो 60 सेंटीमीटर है, प्रदेश को पूरब से पश्चिम की ओर विभाजित करती है। बेसिक जो जानकारी वो आप देख सकते हैं। देखिए, उत्तर में आप देखेंगे तो जो वर्षा है वो अपेक्षाकृत देखिए वो कम देखने को मिलती है। ये वाला जो क्षेत्र 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर, इस वाले क्षेत्र में आपको वर्षा देखने को मिलती है। ये औसत वर्षा है। ठीक इससे दक्षिण जब बढ़ते हैं तो ये जो बीच वाला मालवा का जो पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो जो वर्षा है ये 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर आपको इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और इधर जो विंध्यन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखें तो जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा है वो और अधिक 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। इधर अगर एक तरह से नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो जो वर्षा है वो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे वर्षा की जो वेरिएबिलिटी है, जो परिवर्तनशीलता है वो कितनी है, ये 19.5% है। दक्षिण पूर्व में कम परिवर्तनशील है, लेकिन उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे तो परिवर्तनशील है। कारण यही है, जितना कम वर्षा उतना अधिक परिवर्तनशीलता। तो परिवर्तनशीलता क्या होता है? तो समय के साथ किसी क्षेत्र में जो वर्षा है और उसका जो पैटर्न है वो परिवर्तित होता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी भी समय के साथ किसी भी क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो एक महत्वपूर्ण जो बदलाव देखने को मिलता है वो वर्षा की जो मात्रा है
वर्षा की जो मात्रा होती है और वर्षा का जो पैटर्न होता है उसमें देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्षा की परिवर्तनशीलता बोलते हैं। एक तरह से इसे निकालने के लिए क्या किया जाता है कि आकलन किया जाता है, परिवर्तन जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएंट है, उससे हम वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो हम निकालते हैं मानक विचलन करके, माध्य से निकाल के उसे 100 से गुणा करके इसका जो भिन्नता गुणांक है वो हम निकाल लेते हैं। परिभाषा के स्तर पे यही होता है कि किसी भी क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष जो भी मौसमी रूप से वर्षा की जो मात्रा है और उसका जो वितरण है उसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो किस रूप से क्या हो रहा है, वो परिवर्तित हो रहा है। अब इसे अगर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, क्योंकि एमपी की हम बात करें, तो यहाँ पर वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है इसके प्रभावित करने वाले अगर हम कारकों की बात करते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला जो कारक है वो क्या होता है, वो क्लाइमेट है। वो क्या है, वो जलवायु है। जलवायु क्या करता है, भारत जैसे देश में मानसून की जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, उनके बदलते पैटर्न हैं, वर्षा की परिवर्तनशीलता को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो भी टोपोग्राफी होती है, जो स्थलाकृति होती है, और एमपी की जो स्थलाकृति है वो पूरी विविधता वाली है। तो पहाड़ों की जो उपस्थिति है वो वर्षा छाया क्षेत्र बना सकती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम हो सकती है। तो एमपी में क्या है कि परिवर्तनशीलता वर्षा की देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो वैश्विक स्तर पे जैसे अल नीनो है, ला नीनो है, इनका जो पैटर्न है वो भी प्रभावित करता है। और तीसरा क्या है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, या कह सकते हैं कि वनोन्मूलन जो है वो भी क्या करता है, वो प्रभावित करता है बड़े स्तर पर। चूँकि एमपी में भी बहुत सारे जो पेड़ हैं वो काटे गए हैं, और उस कारण से मिट्टी की जो नमी है या फिर हवाओं की जो नमी है वो क्षमता कम हुई है, जिससे क्या है कि वर्षा के पैटर्न में पहले की अपेक्षा बहुत सारा जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिला है। तो ये बेसिक जानकारी हमने ले ली। मध्य प्रदेश के संदर्भ में तापमान की बात करेंगे तो जो मध्य प्रदेश का औसत तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस है। मई में तापमान अब अधिक रहता है, और सबसे कम तापमान जनवरी में यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे अधिक जो तापांतर है वो कब दर्ज किया जाता है, तो वो मार्च में दर्ज किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो रिकॉर्ड हैं, जैसे सर्वाधिक जो तापमान है वो 48.9 डिग्री सेल्सियस 1995 में दर्ज किया गया था गंजब सोदा में, और उसके बाद 49.2 डिग्री सेल्सियस 2018 में खजुराहो में दर्ज किया गया था। और सबसे कम तापमान वाला जो क्षेत्र है वो शिवपुरी है। अधिकतम जो तापांतर है वो उत्तर से मध्य जो दक्षिण की ओर ये कम होते जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर ऋतुओं की हम बात करेंगे तो गर्मी का जो समय है ग्रीष्म ऋतु है, मार्च से लेकर जून के बीच में। स्थानीय नाम उनाला कहा जाता है। और सूर्य की स्थिति की बात करेंगे तो उत्तरायण होता है और ताप बढ़ते रहता है तापमान। और सर्वाधिक जो तापमान है पहले हमने बताया कि कहाँ पर दर्ज किया गया, साफ आसमान होता है, आर्द्रता वायुमंडल की कम होती है, उस समय लू का जो प्रकोप है खास तौर पे देखने को मिलता है। दूसरा जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु है। स्थानीय नाम चौमासा है, और औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर भी दर्ज की गई है। अलग अलग डेटा आप देख सकते हैं। 85% जो वर्षा है ये दक्षिण जो पश्चिम मानसून है उसी से होता है। पंचमढ़ी में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिला है, और भिंड में सबसे कम। तीसरा जो ऋतु है वो शीत ऋतु है। स्थानीय नाम इसे सियाला कहा जाता है। औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। पश्चिमी जो विक्षोभ है उससे हल्की जो वर्षा है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण विषय है वो मध्य प्रदेश के जो अलग अलग कह सकते हैं कि कृषि जलवायु जो क्षेत्र है इनका वर्गीकरण किया गया है। ये भी उतना नहीं पूछता, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। इसका हमने एक चार्ट दे दिया है कि 11 कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे आप देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का उत्तर जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे ही जो पठारी और सतपुड़ा वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है, मध्य नर्मदा क्षेत्र है, या विंध्यन पठारी क्षेत्र है, गिर क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा जो क्षेत्र है, मालवा का जो पठारी क्षेत्र है, निमाड़ का जो मैदानी क्षेत्र है, झाबुआ जो हिल्स वाला क्षेत्र है। तो ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि 11 जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उन जलवायु क्षेत्रों में क्या किया गया है कि एमपी को डिवाइड किया गया है। और इनकी जो विशेषताएं हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में
किस प्रकार की मृदा देखने को मिलेगी, वहाँ पर वर्षा कितनी है, कवर किए गए जिले यानी कौन कौन से जिलों में वो विस्तार देखने को मिलेगा, उसकी कोई विशेष विशेषता होगी या किन जिलों में उसका विस्तार है, वो भी आप इस टेबल में देख सकते हैं अपनी जानकारी के हिसाब से। तो आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि आखिर मध्य प्रदेश का जो मौसम है, जो जलवायु है, वर्षा है, तापमान है, वहाँ ऋतुएं कौन सी हैं, जलवायु क्षेत्र कौन से हैं, जलवायु प्रदेश कौन से हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से हैं, इन सब के बारे में बेसिक जो जानकारी है उस पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।